हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सब बहुत अच्छे हैं। आप तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज मैं आप लोगों को सितंबर 24 अटेम्प्ट के लिए एडवांस काउंट की MTP2 कवर कराऊंगा। हम लोग क्या कवर करेंगे सर? MTP2 सब्जेक्ट सर आपका एडवांस काउंटिंग, अटेम्प्ट सितंबर 24। सर आरटीपी का क्या रहेगा मैं आपको बता दूं। आरटीपी की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। सर MTP1 का क्या रहेगा मैं आपको बता दूं। MTP1 की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं। अभी रिसेंटली मैंने ना सीए इंटर एडवांस काउंट का स्टडी मटेरियल बैच कवर कराया है, जिसमें मैंने एडवांस काउंट के न्यू स्टडी मटेरियल के सारे चैप्टर और एएस के ओल्ड क्वेश्चन, ओल्ड एमसीक्यू, ओल्ड इलस्ट्रेशन कवर कराए हैं और साथ में कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराया है। उन वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सर पिछले कुछ अटेम्प्ट से ना मैंने आरटीपी और एमटीपी सारी अपलोड कर रखी है। मैंने उनकी एक प्लेलिस्ट बनाई है, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं MTP2। देखिए मैंने जो आरटीपी अपलोड की ना, अभी तक जितनी भी आरटीपी अपलोड की है, हर आरटीपी के मैंने सारे क्वेश्चन सर सेम वीडियो में कवर कराए हैं। MTP मई 24 अटेम्प्ट से पहले जितनी भी मैंने MTP शेयर की है, हर MTP के सारे क्वेश्चन सर मैंने सेम वीडियो में कवर किए हैं। लेकिन सर ये जो MTP2 है या MTP1 जो अभी इससे पहले आपने देखी होगी, उसमें मैंने केवल आपके MCQ और केस सिनेरियो कवर कराए थे। उसका रीजन क्या है कि MTP1 में ना सारे क्वेश्चन सर आपके बाकी स्टडी मटेरियल से थे। MTP जो 2 है सर, इसमें मैं आपको सारे केस सिनेरियो कराऊंगा, सारे MCQ कवर कराऊंगा, और जो क्वेश्चन सर स्टडी मटेरियल के हिसाब से नए क्वेश्चन है इस MTP में मैं वो आपको कवर कराऊंगा। बाकी सर क्वेश्चन आप क्या करेंगे, स्टडी मटेरियल बैच से रेफर कर लेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं केस सिनेरियो 1। देखिए एग्जाम में सर हमें सबसे पहले केस सिनेरियो पढ़ना चाहिए या उसके MCQ पढ़ने चाहिए, या हम कहें कि सर आप हमें बताओ केस सिनेरियो को हमें कैसे सोल्व करना चाहिए। देखिए दोस्त, जब भी हम लोग ना कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं, ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में कोई लाइन पढ़ते हैं, सर उसके ना मल्टीपल यूज हो सकते हैं। तो जब हम लोग ना क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं ना, तो सर हम उन सेंटेंस को, लाइन को सर अलग अलग एंगल से सोच सकते हैं। ठीक जी सर। लेकिन MCQ का ही हमें आंसर देना केवल। और कई बार सर ऐसा देखा गया है कि केस सिनेरियो में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके ऊपर MCQ पूछे नहीं गए। तो बेस्ट वे क्या रहता है, हमें पहले सर MCQ पढ़ने चाहिए, फिर केस सिनेरियो पढ़ना चाहिए। ठीक जी सर। जब हम MCQ पढ़ेंगे ना, तो हमें क्या करना चाहिए सर, जो की पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। और जब उसके बाद हम केस सिनेरियो पढ़ेंगे ना, तो साथ साथ सर हम कहीं ना कहीं सर क्या करेंगे, आंसर के बारे में सोच सकते हैं। और जैसे ही सर MCQ का आंसर मिलेगा हम उसको टिक कर लेंगे, अच्छा ये MCQ हमने पढ़ा था, इसका आंसर बनेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है जी, एक तो हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल बताना है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सर हमें वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बताना है। व्हाट विल बी द कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है जी। हाउ मच अमाउंट एज एबनॉर्मल लॉस विल बी डेबिटेड इनटू P&L। सर एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट प्राइस के हिसाब से हम क्या करते हैं, P&L अकाउंट में चार्ज करते हैं। नॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं सर, सर टोटल कॉस्ट को ना, जो यूनिट हमें रिसीव होती है या जो यूनिट का सर प्रोडक्शन होता है आपका, नॉर्मल लॉस एडजस्ट करने के बाद हम उसमें सर क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट को एलोकेट कर देते हैं। ठीक जी सर। अंशुल मैन्युफैक्चरर परचेज 20,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल एट ₹170 पर kg। ठीक है जी। डायरेक्ट ट्रांजिट कॉस्ट इनकट 5 लाख। तो सर हम क्या करेंगे, सर ये रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट आ गई। ठीक जी सर। हाँ, अगर इसमें कोई टैक्स वगैरह इंक्लूड है और उसका हमें क्रेडिट मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे सर, उसे रिड्यूस कर देंगे। ठीक जी सर। अगर सर हमने कोई टैक्स पे किया है और उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा तो हम लोग उसे रिड्यूस नहीं करेंगे। ठीक जी सर। तो सर यहाँ पे हमने जो रॉ मटेरियल परचेज किया है उस पर ट्रांजिट कॉस्ट भी इनकट की, वो भी सर अपनी डायरेक्ट कॉस्ट से हम क्या करेंगे सर, कॉस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। एंड नॉर्मल ट्रांजिट लॉस इज 3%। इसका मतलब क्या सर, कि हमें नॉर्मली सर जो गुड्स मिलते हैं वो 3% वेस्ट के बाद मिलते हैं। तो नॉर्मल लॉस 600 से हो गया 19,400 आ गया। ठीक जी सर। अंशुल मैन्युफैक्चरर एक्चुअली रिसीव्ड 19,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल। इसका मतलब सर आपका 400 क्या हो गया सर, एबनॉर्मल लॉस हो गया। ड्यूरिंग द ईयर इट कंज्यूम 17,600 kg ऑफ रॉ मटेरियल। सर 17,600 kg सर हमने क्या किया, रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया। इसका मतलब सर अपने पास क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना बचा हुआ है सर, 1400 से। ठीक जी सर।
फर्दर इन्फॉर्मेशन, द परचेज प्राइस इंक्लूड 15 पर केजी एज जीएसटी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच फुल क्रेडिट इज अलाउड एंड विल बी अवेल्ड बाय अनसोल्ड मैन्युफैक्चरर। ठीक है जी, तो इसका मतलब सर अपनी जो परचेज कॉस्ट आएगी नेट ऑफ जीएसटी सर वो अपनी 155 आ गई। ठीक जी सर। एज्यूम दैट देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन अबव। सर हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल बताना है। देखिए 20,000 इंटू सर अपना 155, सर 31 लाख तो परचेज प्राइस आ गया, और 5 लाख सर अपना डायरेक्ट कॉस्ट आ गया, ट्रांजिट कॉस्ट, तो सर 36 लाख के आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ गया। ठीक जी सर। चलिए फर्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखिए 36 लाख से टोटल कॉस्ट है, हम इसे क्या करेंगे 19,400 यूनिट में सर इसे एलोकेट कर लेंगे, तो कॉस्ट पर केजी आ गया 36 लाख डिवाइड बाय 19,400 सर 185 पॉइंट आपका 567 है, तो 57 आ गया। ठीक जी सर, ये कॉस्ट आ गया पर केजी, और एक सेकंड, हाँ जी पर केजी कॉस्ट ये आ गई। ठीक जी सर। वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक अपने से मांगा है सर 1400 से, इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 185.57 इंटू 1400 सर अमाउंट आ गया 259,798। सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस है, इसका मतलब इन्होंने क्या किया होगा राउंडिंग ऑफ किया होगा। 185.6 पे अगर राउंडिंग ऑफ करते हैं इंटू सर 1400 तो सर 259,840 और भी ज़्यादा आ गया। 185.5 इंटू सर आपका 1400 पे अगर मल्टीप्लाई करते सर ये अमाउंट आ गया। इसका मतलब सर इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा 185.5 के हिसाब से सर इसे राउंडिंग ऑफ कर रखा। ठीक जी सर। एग्जाम में सर जो आसपास का आंसर हो आपने वो लिख के आना। ठीक। व्हाट विल बी द कॉस्ट पर केजी, सर हमने कैलकुलेट किया था 185.5। हाउ मच अमाउंट एज एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस सर अपना 400 केजी है इंटू सर कॉस्ट 185.57 इंटू 400 सर 74,228 सर आसपास ही आ गया। ठीक जी सर। तो यहां पे अपना आंसर बन गया फर्स्ट 4 थर्ड फर्स्ट 4 थर्ड। ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइए एमसीक्यू पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहां पे सर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट बिकी होगी, उसके ऊपर प्रॉफिट और लॉस निकालना। ठीक है सर, प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे, सेल प्रोसीड्स माइनस सर कॉस्ट प्राइस। सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल फॉर बायबैक आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर अगर हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हैं ना तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सर सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ एडजस्ट होता है, तो उसके बाद का सर हमें बताना सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट। ठीक जी सर। टोटल अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सर देखिए अगर हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करते हैं या इक्विटी शेयर का बायबैक करते हैं तो सर जितनी फेस वैल्यू की हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम की है या जितनी फेस वैल्यू का सर हमने इक्विटी शेयर का बायबैक किया हम उसमें से क्या करते हैं फ्रेश इशू अगर हमने सर शेयर कैपिटल का किया है तो सर उसकी फेस वैल्यू माइनस कर देते हैं, बाकी अमाउंट सर आपका सीआरआर में चला जाएगा। ठीक जी सर। कैश बैलेंस बताना आफ्टर बायबैक। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आजाद लिमिटेड हैज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, पीएनएल अकाउंट है, कैश है, इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की सर 1500 है और 3000 सर आपका कैरिंग अमाउंट। ठीक जी सर। इसका मतलब सर कैरिंग अमाउंट के कंपैरिजन में जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू वो आपका 50% है। द कंपनी डिसाइड टू रिडीम ऑल इट्स प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो सर आपका प्रीमियम रिडम्पशन आ जाएगा सर 250 से और अमाउंट पे आ जाएगा 2750 से। ठीक जी सर। और सीआरआर आ गया सर आपका 2500 से अगर कोई फ्रेश इशू नहीं थी। ठीक जी सर। एंड बाई बैक 25% ऑफ इक्विटी शेयर एट 15 पर शेयर। सर 25% आपका 2000 आ गया, तो 2000 का सर आपका सीआरआर बनेगा। अमाउंट सर आपका पेबल 3000 आ गया और सर 1000 आपका क्या आ गया प्रीमियम ऑन बाईबैक आ गया। ठीक जी सर। इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू मार्केट वैल्यू 1000 लाख सोल्ड एट 3000। सर इन्वेस्टमेंट जिसकी मार्केट वैल्यू 1000 थी सर उसको हमने 3000 में बेच दिया। देखिए सर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 50% है, इसका मतलब 1000 की मार्केट वैल्यू 50% के बराबर है, तो 100% सर उसका कैरिंग अमाउंट कितने के बराबर होगा सर 2000 के बराबर। ठीक, तो 1000 सर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया और बैंक बैलेंस भी पूछ रखा उसने, तो 3000 सर सेल प्रोसीड्स में आ जाएगा। ठीक जी सर। एंड रेज ए बैंक लोन ऑफ 2000। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर कितने से आएगा सर 2000 का कैरिंग अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का, 3000 में इन्वेस्टमेंट बिक गई
1000 का प्रॉफिट आ गया। ठीक जी सर, चले। हाँ जी, सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल फॉर बाईबैक आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितने से, 800 से 250 सर हमने सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया होगा प्रीमियम ऑन आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए, तो बैलेंस सर आपका 550 आ गया। अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड इनटू सीआरआर, सर आपका अमाउंट जो आएगा 2500 प्लस 2000 आ जाएगा 4500, 2000 प्लस 2500 4500। कैश बैलेंस आफ्टर बाईबैक, देखिए सर कैश है 1650 से, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट भी की 3000 की, ठीक है जी। 2000 से सर हमने क्या किया है सर, बैंक लोन रेज कर लिया है, ठीक जी सर। सर 2750 की पेमेंट की है सर हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर को सर पेमेंट की हमने 3000 की। 1650 प्लस 2000 माइनस 2750, सर 900 का कैश बैलेंस आ गया। ठीक जी सर, आइए अब हम फाइनल आंसर टिक कर लेते हैं। सर आपका सेकंड फर्स्ट सेकंड फोर, सर सेकंड फर्स्ट सेकंड फोर के बजाय इन्होंने थर्ड फोर दे रखा सर। सर यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने सर मिस्टेक कर रखी, मे बी ये प्रिंटिंग एरर हो, क्योंकि सर इसका आंसर आपका सेकंड आएगा। ठीक जी सर, उसने ये नहीं पूछा कि अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर ड्यू टू बाईबैक कितना है, ठीक, या ड्यू टू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है, उसने सर टोटल अमाउंट पूछा। ठीक, अगर वो प्रेफरेंस शेयर का पूछा 2500 होता, आपका सर इक्विटी शेयर की वजह से पूछा 2000 होता, सर टोटल अमाउंट तो सर आपका कितना आ गया 4500 होगा। ठीक जी सर, चलिए क्वेश्चन थर्ड, ऑन विच डेट द इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज। ठीक है जी, एक डेट आइडेंटिफाई करनी कि किस डेट पे हमने इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड किया। ठीक जी सर, एट व्हाट अमाउंट द SAP ERP शुड बी इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट। सर इनिशियली हम लोग इंटेंजिबल एसेट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं सर, आपका कॉस्ट प्राइस पे। ठीक, जब तक कि सर वो सेल्फ जनरेटेड ना हो। सेल्फ जनरेटेड में सर फिर हम लोग क्या करते हैं सर, कुछ ऐसी एसेट होती है जिनको हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, और कुछ ऐसी एसेट होती है सर जिसमें हम क्या करते हैं खर्चों को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रिसर्च फेज, डेवलपमेंट फेज। रिसर्च फेज का खर्चा सर हम लोग क्या करते हैं सर P&L अकाउंट में चार्ज करते हैं, और डेवलपमेंट फेज का खर्चा सर हम कैपिटलाइज करते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट रिकवरेबल अमाउंट। ठीक जी सर, चलिए हाउ शुड द एनुअल मेंटेनेंस एंड अपडेशन एक्सपेंसेस शुड बी अकाउंटेड फॉर। सर P&L अकाउंट में जाएगा, लो जी, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। मेंटेनेंस एंड अपडेशन एक्सपेंडिचर सर कहाँ जाता है सर P&L अकाउंट में। ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन पीरियड हाउ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड विल बी अकाउंटेड फॉर, वेट कर लेते हैं इसका। ठीक जी सर, आइए ऑन 1 अप्रैल 22 हेलो लिमिटेड अप्रोच ए सॉफ्टवेयर कंपनी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ SAP ERP एट इट्स ऑर्गेनाइजेशन। सर हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराने के लिए सॉफ्टवेयर कंपनी को अप्रोच किया, कब, अप्रैल 1 में। द कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ SAP ERP इज 25 लाख। सर जो कॉस्ट आएगी SAP ERP की 25 लाख है, एंड द टाइम रिक्वायर्ड इज 15 मंथ, और सर उसके लिए 15 मंथ का टाइम चाहिए। ठीक है जी, द कंपनी वाज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे 1 लाख एनुअली आफ्टर इंप्लीमेंटेशन फॉर मेंटेनेंस एंड नॉर्मल अपडेशन ऑफ ERP। सर कंपनी को 1 लाख एनुअली पे करना पड़ेगा इंप्लीमेंट के बाद फॉर मेंटेनेंस एंड नॉर्मल अपडेशन। सर ये अमाउंट P&L अकाउंट में जाएगा। ठीक जी सर, अब सर यहाँ पे 15 मंथ की अगर बात करें तो 30 जून 23 को असेट रेडी होनी चाहिए थी। द इंप्लीमेंटेशन वर्क स्टार्टेड इन जून, सर यहाँ तो वर्क ही लेट स्टार्ट हुआ है, एंड कुड नॉट बी फिनिश्ड इन 15 मंथ। ठीक है जी, द ERP वाज इंप्लीमेंटेड ऑन मई 24, सर ये डेट आ जाएगी आपकी कैपिटलाइजेशन ऑफ ERP सॉफ्टवेयर। ठीक जी सर, ड्यू टू डिले इन इंप्लीमेंटेशन द वेंडर रिफंडेड 2 लाख। तो सर हमने 25 लाख में बात की थी, 2 लाख सर उसने रिफंड कर दिया, तो 23 लाख सर कॉस्ट आ गई। ठीक जी सर, द कंपनी रिकॉग्नाइज द इंटेंजिबल एसेट ERP ऑन September 23, 15 मंथ फ्रॉम जून 22। नहीं सर वो ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक सर असेट आपकी इंप्लीमेंट नहीं होगी। ठीक जी सर, इंप्लीमेंट सर मई में हुई है। आफ्टर 2 ईयर द कंपनी हैज गोट द SAP ERP मोर upgraded with the latest version and additional feature and function which also increased its speed and usage to Hello Limited 7 लाख। सर 7 लाख हमने उसे बाद में पे किया अपग्रेड वगैरह के लिए। ठीक जी सर, जिससे सर स्पीड और यूसेज बढ़ जाएगी। एट विच डेट द इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज। सर आपका मई 24, 4 ऑप्शन आ गया। ठीक जी सर, एट व्हाट अमाउंट द SAP ERP शुड बी इनिशियली रिकॉग्नाइज। सर 23 लाख से।
इसका आंसर हमने पहले ही दे दिया था कि ये अमाउंट सर आपका P&L अकाउंट में जाएगा। ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन पीरियड हाउ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड विल बी अकाउंटेड फॉर, सर वो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में आ जाएगा। इट विल बी रिकॉग्नाइज एज एन एसेट इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ठीक जी सर, तो सर आंसर बनेगा 4332, 4332। चले आगे जी सर। विजय लिमिटेड बोरोड 30 लाख एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम एंड परचेज प्लांट एंड मशीनरी। प्लीज ध्यान से बात सुनना, यहां पे स्पेसिफिक बोरोइंग है, लेकिन सर जो असेट है वो हमने परचेज की है, मतलब वो क्वालिफाई असेट नहीं है। यूजिंग बोरोड फंड एंड स्टार्टेड प्रोडक्शन। ठीक है, इट टुक 1 year टाइम फॉर विजय लिमिटेड टू क्रिएट ऑप्टिमम मार्केट फॉर द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड जनरेट रेवेन्यू। हाउ मच बोरिंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज विद द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सर प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट में कितना अमाउंट कैपिटलाइज करेंगे, सर नील अमाउंट आ जाए क्योंकि ये क्वालिफाई सेट है ही नहीं। चले जी सर। द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ आइटम दैट आर नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल। सर अगर ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल है तो हम आपका अदर मेथड लगाते हैं, जिसमें सर आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड आता है, FIFO मेथड आता है। ठीक जी सर। एंड गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस एंड सेग्रीगेटेड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट शुड बी असाइंड यूजिंग फॉलोइंग कॉस्ट फॉर्मूला। सर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड आ जाता है। ठीक जी सर, तो सर यहाँ पे आ जाएगा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। चले जी सर। सिक्योरिटी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड बाय एन एंटिटी आर इन्वेस्टमेंट, नो, नोट इन्वेस्टमेंट आएगा सर। मे और मे नोट भी इन्वेस्टमेंट, सर नोट इन्वेस्टमेंट आ गया। नोट एन एसेट, सर एसेट तो होती है। चलिए तो CAP, आइए सर अगर आप यहां पे देखेंगे तो पार्ट 2 के अंदर जो क्वेश्चन 1 का A पार्ट है ना, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन सर ऑलरेडी मैंने अर्लियर अटेम्प्ट की RTP MTP में कवर करा रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे कराऊंगा क्योंकि सर इस तरह क्वेश्चन सर स्टडी मटेरियल के अंदर नहीं दे रखा। A लिमिटेड परचेज ऑन 1 April 23 8% कन्वर्टेबल डिबेंचर इन C लिमिटेड। सर ए ने क्या किया है, 8% कन्वर्टेबल डिबेंचर लिए C लिमिटेड के और फेस वैल्यू 2 लाख एट ₹108। सर 2 लाख की फेस वैल्यू के 108 के हिसाब से। ठीक है जी सर। ऑन 1 जुलाई 23, सर आपका 1 जुलाई 23 को ए लिमिटेड परचेज अनदर 1 लाख डिबेंचर एट द रेट 112 कम इंटरेस्ट। देखिए दोस्त, ये जो क्वेश्चन है ये आपका है इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर का क्वेश्चन। ठीक जी सर। और मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं और स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर के क्वेश्चन में गलती नहीं करनी ना, तो आप हमेशा डायग्राम बनाएं। सर डायग्राम का क्या रोल रहता है, देखिए सर हमें ना हर ट्रांजैक्शन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। कब से लेकर कब तक, सर ड्यू डेट से लेकर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तक। ठीक जी सर। सर उसमें आपको क्लैरिटी तभी आएगी जब आप डायग्राम बनाओगे, अदरवाइज सर आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, ड्यू डेट रेफर करनी पड़ेगी, फिर से आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो ट्रांजैक्शन डेट है उसमें और इसमें कितना गैप है। अगर आप डायग्राम के थ्रू जाओगे ना तो वो सामने दिखेगा आपको ना। आइए एक बार क्वेश्चन में देखते हैं कि ईयर कौन सा फॉलो कर रखा है। सर आपका कैलेंडर ईयर फॉलो कर रखा है, 1 जनवरी 23, 31 दिसंबर 23। सर 1 अप्रैल 23 को 8% कन्वर्टेबल डिबेंचर लिए C लिमिटेड के, ये 8% कन्वर्टेबल डिबेंचर है और कितने के परचेज किए सर, 2 लाख की फेस वैल्यू के एट द रेट 108। ठीक जी सर। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि जो ट्रांजैक्शन है वो कम इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट, हम क्या मान के चलते हैं सर, एक्स इंटरेस्ट मान के चलते हैं, एक्सेप्ट अदरवाइज स्पेसिफाई। ठीक जी सर। 1 जुलाई को सर ए ने फिर से परचेज किए, ट्वेंटी थ्री को 1 लाख के डिवेंचर 112 कम इंटरेस्ट। ठीक जी सर। ऑन 1 अक्टूबर 23 80,000 के डिवेंचर सर उसने क्या किया, 105 के हिसाब से बेच दिए। ठीक है जी सर। एक बार क्वेश्चन में ड्यू डेट देख ले। हाँ जी सर, क्वेश्चन लिखता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेबल ईच ईयर ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर। सर 31 मार्च ड्यू डेट, 30 सितंबर ड्यू डेट। ठीक जी सर। 1
अक्टूबर को 80,000 डिबेंचर बेच दी 105 के हिसाब से, 80,000 @105 सेल कर दिया, ठीक जी सर। अब कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट नहीं लिखा तो क्या होगा सर, आपका एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन होगी, ठीक। ऑन 1 December 23 सी लिमिटेड गिव ऑप्शन फॉर कन्वर्जन ऑफ 8% कन्वर्टेबल डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। सर 1 दिसंबर को ऑफर आया कंपनी की साइड से कि जो आपके 8% कन्वर्टेबल डिबेंचर उन्हें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे 10 के हिसाब से, ठीक जी सर। ए लिमिटेड ने सर क्या किया, 5,000 इक्विटी शेयर रिसीव कर लिए इन कन्वर्जन ऑफ 25% डिबेंचर हेल्ड ऑन दैट डे, ठीक है जी सर। देखिए अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर है और हमें डिबेंचर के बदले में इक्विटी शेयर मिलते हैं तो हम लोग एंट्री पास करेंगे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, ठीक जी सर। जो अमाउंट होगा वो किसके बराबर होगा सर, जो भी अपना कॉस्ट ऑफ डिबेंचर होगा, ठीक जी सर। आप ऐसे समझिए मैं 4 सर चेयर लेके आया 1000 की, ठीक जी सर। अब सर 2 चेयर के बदले मेरे को एक टेबल मिल गई, तो टेबल की कॉस्ट कितनी होगी सर 500, ठीक जी सर। सर 500 कैसे, 1000 कॉस्ट है 4 चेयर की, 2 चेयर की कॉस्ट कितनी होगी 500, तो सर ये टेबल की कॉस्ट हो जाएगी, ठीक। चले हाँ जी सर। एक बात और सर, जिस डेट पे डिवेंचर कन्वर्ट होते हैं उस डेट तक का सर हम लोग क्या करते हैं सर, जितने डिवेंचर कन्वर्ट हो गए सर उस डेट तक सर हम इंटरेस्ट रिसीव कर लेते हैं, ठीक जी सर। द मार्केट प्राइस ऑफ डिवेंचर एंड इक्विटी शेयर इन सी लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर आपका 110 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेबल, ठीक, आपका ईच ईयर। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड ऑन एवरेज कॉस्ट बेसिस फॉर अकाउंटिंग ईयर एंड, ठीक। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन 8% कन्वर्टेबल डिवेंचर का लेजर बनाएंगे, ठीक। ओपनिंग बैलेंस सर यहाँ पे नील आ गया, लिखने की नीड नहीं है। डायरेक्ट सर हम क्या करेंगे सर, 1 अप्रैल को चलते हैं सर। 1 अप्रैल को आएगा टू बैंक अकाउंट 2 लाख, ठीक जी सर। हम सबसे पहले क्या करेंगे सर, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और अगर ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट है तो ट्रांजैक्शन प्राइस में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, और अगर ट्रांजैक्शन सर आपकी एक्स इंटरेस्ट है तो सर हम लोग क्या करेंगे सर, ट्रांजैक्शन प्राइस में से इंटरेस्ट माइनस नहीं करेंगे, ठीक। इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट होगा सर। यहाँ पे आपका कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा क्योंकि 31 मार्च को ड्यू डेट है, तो 2 लाख इंटू 108% सर 2,16,000 के आगे अपना कॉस्ट आ गया, ठीक जी सर। आइए 1 लाख फेस वैल्यू, एक बार मैं फॉर्मेट बता देता हूँ, डेट पर्टिकुलर्स फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर क्या घटना घटती है, डायग्राम पे चलेंगे सर। अब सर 1 जुलाई को 1 लाख के डिवेंचर परचेज कर लिए 1,12,000 पे कम इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक जी सर। अप्रैल मई जून सर 3 महीने का हमें क्या करना पड़ेगा सर, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि जिस बंदे ने सर ये डिवेंचर हेल्ड किए हैं उसको इंटरेस्ट मिलेगा 31 मार्च को, और नेक्स्ट इंटरेस्ट सर हमें मिलेगा क्योंकि हम ओनर हो जाएंगे, तो सर हमें इंटरेस्ट 6 मंथ का मिल जाएगा, हम 3 मंथ का इंटरेस्ट उसको पे कर देंगे। तो 1 लाख इंटू आपका 8% इंटू सर आपका 3 मंथ, सर 2,000 का इंटरेस्ट आ गया, ठीक जी सर। ट्रांजेक्शन वैल्यू सर आपकी 1,12,000 है, लेकिन ये कम इंटरेस्ट है तो 2,000 हम इसमें से माइनस कर देंगे, 1,10,000 आ गया। आइए 1,02,110, ठीक जी सर। नेक्स्ट डेट देखते हैं सर, 30 सितंबर आ गया आपका ड्यू डेट, ठीक। ये ट्रांजैक्शन सर आपकी 1 अक्टूबर को हुई थी, ठीक जी सर। तो सर जो 30 सितंबर को ड्यू डेट आई है, जितने डिबेंचर अपने पास हेल्ड है हम लोग क्या करेंगे सर, ये 1 अक्टूबर है, ठीक जी सर। सर हम उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करेंगे 3 लाख 8% सर 6 मंथ का, आपका 12,000 का इंटरेस्ट आ गया बाई बैंक अकाउंट 30 सितंबर को। चले हाँ जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट नोट कर लो आप। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या लिखते हैं, 1 अक्टूबर को सर 80,000 के डिबेंचर सर क्या हुआ 105 के हिसाब से बेच दिया, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं आएगा सर। 80,000 इंटू आपका 105% सर 84,000। अब सर यहाँ पे क्वेश्चन ने कोई मेथड बोल रखा, अगर कोई भी मेथड नहीं बोल रखा तो हम लोग क्या करेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड लगाएंगे, ठीक जी सर। एवरेज कॉस्ट बेसिस बोल रखा, ना बोल रखा होता तो भी हम क्या करते, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड लगाते, ठीक है जी सर। हाँ अगर फिफो बोल रखा तो फिर फिफो लगाते। क्वेश्चन साइलेंट पे सर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। अब यहाँ पे देखिए सर, जिस दिन हमने ये डिवेंचर सेल किए सर उस दिन तक हमारे पास 3 लाख की नॉमिनल वैल्यू के सर डिवेंचर थे, जिनकी कॉस्ट कितनी थी सर 216 प्लस आपका 110 डिवाइड बाई सर 3 लाख। सर पर 100 डिवेंचर की कॉस्ट सर आपका थी, मतलब रुपीज़ के हिसाब से निकालें तो 1.086 और पर डिवेंचर की कॉस्ट निकालें 108.67, ठीक जी सर। ये कॉस्ट आ गई
सेल प्राइस सर आपका 84,000 है, तो 84,000 से हम क्या करेंगे सर, कॉस्ट का कंपैरिजन करेंगे इनटू आपका 80,000 परसेंटेज माइनस 84,000 सर, लॉस ऑन सेल आ गया 2933 से। ठीक जी सर, चले हाँ जी आइए आगे बढ़ते हैं सर। अब यहाँ पे 1 दिसंबर को क्या घटना घटी है, 25% जो डिबेंचर बचे हुए हैं उसके बदले में सर कंपनी ने क्या किया, 5,000 इक्विटी शेयर दे दिए। ठीक, तो हम एंट्री पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर सर 5,000 नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। डिबेंचर की फेस वैल्यू हट जाएगी सर कितने से, देखिए सर अपने पास 3 लाख की फेस वैल्यू के डिबेंचर थे जिसमें से 80,000 के हमने बेच दिए, 220 के सर डिबेंचर बचे हुए हैं, इसका 25% सर 55,000 आ गया, ये सर फेस वैल्यू आ गई। बिल्कुल सर, अब सर ये जो फेस वैल्यू है, ठीक, हम सर सबसे पहले क्या करेंगे सर, इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। सर कॉस्ट कितनी आएगी, देखिए सर कॉस्ट तो सेम ही चल रही है अपनी 108.6667 सर, ये आ जाएगी 59767, ये कन्वर्टेबल कॉस्ट आ गई सर। यहाँ पे क्वेश्चन में सर नंबर ऑफ शेयर का कॉलम भी बना लेंगे आप, तो 5,000 शेयर आ गए। ठीक जी सर, अच्छा 55,000 पे हम लोग क्या करेंगे सर, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे कितने महीने का आपका सर, 2 महीने का, क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट सर अपने को 30 सितंबर को मिला था, अक्टूबर और नवंबर इंटू 8%, 2 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा सर 733। चले जी सर, सर क्लोजिंग बैलेंस बच गया अपने पास फेस वैल्यू 165 सर, 3 मंथ का या 6 मंथ का कितने मंथ का इंटरेस्ट आएगा सर, 30 सितंबर का इंटरेस्ट मिला था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर सर 3 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा 3300। ठीक जी सर, सर 165 की कॉस्ट आ जाएगी अपना 108.677%। ठीक जी सर, और सर मार्केट वैल्यू आपकी है 110 के हिसाब से, तो सर हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से वैल्यू कर देंगे। ठीक जी सर, चले ये सर आपका आ गया इंटरेस्ट, ये हमने लॉस पहले रिकॉर्ड कर लिया था। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सर अपने पास 5,000 है, इनटू सर अगर आप शेयर की वैल्यू देखेंगे तो 15 है, तो 75,000 का अमाउंट आ गया। कॉस्ट कम है सर, तो हम क्या करेंगे सर, कॉस्ट के हिसाब से इसको दिखा देंगे। चले जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर अपना AS 16 का क्वेश्चन है। आइए एक दो प्यारी प्यारी बातें आपको बताता हूँ। AS 16 ये कहता है कि अगर एंटिटी बोरोइंग कॉस्ट इनकर करती इन रिलेशन टू क्वालिफाई एसेट, तो वो क्या करेगी सर, कैपिटलाइज कर देगी। ठीक जी सर, सर क्वालिफाई एसेट वो एसेट होती है सर जो नेसेसरली सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती है, वर्ड लिखा नेसेसरली। ठीक जी सर, जैसे मैं क्लास में भी एग्जांपल देता हूं कि मान लो सर हमें क्या करना था, एक बिल्डिंग बनानी थी। ठीक जी सर, जनरली सर उस बिल्डिंग को बनाने में 2 साल लगते हैं, लेकिन अर्जेंट बेस था सर, हमने क्या किया सर, कॉन्ट्रैक्टर बढ़ाए, टेक्नोलॉजी का यूज किया और उसे 7 मंथ में रेडी कर दिया। तो सर अगर नॉर्मली सर 24 मंथ लगते थे और हमने असेट को 7 मंथ में रेडी कर दिया, तो भी सर हम उसे क्या करेंगे, क्वालिफाई एसेट मान के चलेंगे, क्योंकि नेसेसरली टाइम पीरियड लिखा हुआ। ठीक जी सर, तो ये उसी के रिगार्ड में क्वेश्चन है। एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन जून 23 हैज सेट अप ए फैक्ट्री विद इन ए पीरियड ऑफ 8 मंथ। सर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन 1 आपका 12 मंथ। ठीक जी सर, लेकिन नेसेसरली होना चाहिए। वो कह रहे सर उसने क्या किया, कंपनी ने इनकॉर्पोरेट जून 23 में सेटअप कर दिया सर फैक्ट्री का 8 मंथ के अंदर। ठीक, बोरोड फंड ले रखा था उसने। द कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ द असेट हैड रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली ड्यू टू यूसेज ऑफ टेक्निकल इनोवेशन बाय द कंपनी एंड द कंपनी इज एबल टू जस्टिफाई द रीजन फॉर द सेम। ठीक है, वेदर इंटरेस्ट ऑन बोरिंग फॉर द पीरियड प्रायर टू द डेट ऑफ सेटिंग अप द फैक्ट्री शुड बी कैपिटलाइज। बिल्कुल सर कैपिटलाइज करेंगे। हम ये लिखेंगे सर कि जो बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड होती है क्वालिफाई सेट के ऊपर वो कैपिटलाइज होती है। क्वालिफाई सेट सर वो सेट होती है जो नेसेसरली सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती है। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब सर 12 मंथ। ठीक, ये आपका मोड है, लेकिन मतलब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब 12 मंथ है, तो असेट पे अगर 12 मंथ से ज़्यादा लगते हैं सर वो भी क्वालिफाई सेट पे आ जाएगी। ठीक जी सर, फिर हम लोग ये लिखेंगे सर कि नेसेसरली टाइम पीरियड है, अगर एक्चुअल टाइम पीरियड सर ड्यू टू टेक्नोलॉजी या आपने सर एक्स्ट्रा वर्क करके अगर असेट को पहले रेडी कर लिया तो भी वो क्वालिफाई रहेगी। ठीक, यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन द नेसेसरी ट्रीटमेंट विद रेफरेंस टू AS 16। अब बच्चे 8 मंथ देख के भावुक हो जाते हैं। देयरफॉर इफ द फैक्ट्री इज कंस्ट्रक्टेड इन 8 मंथ देन इट शैल बी कंसिडर्ड एज ए क्वालिफाई एसेट। ठीक जी सर, बाकी इसका एक बार सॉल्यूशन आप रीड कर लेना। इसके अलावा सर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन सर आपके डुप्लीकेट है, स्टडी मटेरियल से, और स्टडी मटेरियल बैच का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और हाँ इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।